हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्यावादी में। तो बच्चों, मैंने आपको जो है कि राग की कहानी कक्षा 5 अध्याय पहला राग की रस्सी पढ़ाया था। ठीक है। अब दोस्तों क्या हुआ ना, मेरे से ना गलती हो गई है एक, कि मैंने जो आपको मतलब कि वीडियोस पढ़ाई है ना, राग की रस्सी हो गई, तो उसमें मेरे मुंह से गलती से क्लास 6 की निकल गया कि क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट राग की रस्सी। तो आप जो है ना उसको बुरा मत मानना, मैंने सही भी कर दिया है उसको, मतलब कि डिस्क्रिप्शन में अब पूरी बनाना थोड़ा वीडियो इम्पॉसिबल ही है कि नहीं, क्योंकि वीडियो वही रहेगी बस एक एक लाइन के लिए कि क्लास 6, तो वो रहेगा। ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पे बोल दिया कि क्लास 5 की है। ठीक है दोस्तों। तो आज हम दोस्तों राख के रखी रस्सी के जो है कि हम लोग इसकी कहानी का समरी, जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया है, लेकिन इसका उद्देश्य पढ़ेंगे भाई, राग की रस्सी का उद्देश्य क्या है, प्लस साथ ही में क्वेश्चन आंसर करेंगे, और प्लस साथ ही में जो है कि हम वर्ड मीनिंग भी करेंगे इस पीडीएफ के माध्यम से। ठीक है। तो राग की रस्सी कहानी का उद्देश्य देखते हैं कि प्रस्तुत कहानी में तिब्बत राजा के मंत्री, तिब्बत का राजा का एक मंत्री है जिसका नाम है लोनपोगार, उसका बेटा है, और उसे अपने बेटे के भविष्य की बहुत ही जो है कि चिंता होती है। ठीक है। तो लोनपोगार अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थे। ठीक है। लेकिन इसके विपरीत उनका बेटा जो है सीधा साधा शांत मिजाज का था। ठीक है। एक पिता के रूप में मंत्री की चिंताएं यह सोचकर बढ़ती जा रही थी कि आखिर उसके बेटे का क्या होगा। वह होशियार और चालाकी से बहुत दूर से भरी दुनिया में कैसे जी पाएगा। फलस्वरूप वह अपने बेटे को समझदार और होशियार बनाने के लिए उसे तरह तरह की जिम्मेदारी सौंपने लगा, ताकि बेटे को दुनिया का इल्म हो जाए। तो यहाँ पे जो लोनपोगार है ना, तो यहाँ पे उनका बेटा जो है ना भोला भाला है। ठीक है। और दुनिया की जो है कि चालबाजियाँ नहीं जानता है कि दुनिया कितनी चालाक है। तो वो क्या करने लगे भाई, अपने बेटे को चालाक बनाने के लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपनाने लगे। ठीक है। तो इस मतलब कि इस पार्ट में ये है इसका उद्देश्य। अब आइए देखते हैं, हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं कि तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित क्यों है, यानी कि लोनपो अगर अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित क्यों रहते हैं, क्योंकि ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है और दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि तुम्हारे विचार से वह किन किन बातों के बारे में सोच कर परेशान होते हैं, और दूसरा है कि तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो क्या उपाय करते हो। तो यहाँ पे आपने आपको अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है। तो देखते हैं उत्तर क्या है कि तिब्बत के मंत्री का बेटा बहुत सीधा साधा व भोला था, उसे होशियारी छूकर भी नहीं गई थी, इसलिए वह परेशान रहते थे कि इसका कि मेरे बाद इसका क्या होगा। और ख है कि यदि मैं तिब्बत के मंत्री की जगह होता, उसका बेटा होता, तो उसे बहुत ही प्यार और समझदारी से समझाता, और समझदारी इससे काम करने के लिए प्रेरित करता। ठीक है। तो यहाँ पे करती आ गया है। ठीक है। मंत्री ने अपने बेटे को शहर के लिए क्यों रवाना किया था बताओ। पहला तो ऑप्शन बोल रहा है कि मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था, आपको बताना है। ठीक है। दूसरा, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा। ठीक है। चलो शहर तो भेजा, लेकिन भेड़ों के साथ क्यों भेजा। ठीक है। अब तीसरा कह रहा है कि तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे, घर में पता करो, आस पड़ोस में भी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो कि जो किसी दूसरे स्थान से यहाँ आकर के बस गए हैं तुम्हारे पड़ोस में। ठीक है। उनसे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि क्या वह अपने निर्णय से खुश है, और खुश हैं तो क्यों। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करनी है आपको। ठीक है। यह भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी जहाँ वो पहले रहते थे। तो क देखते हैं भाई, उत्तर पहला ये है कि मंत्री ने अपने बेटे को शहर से पैसे कमाने के लिए भेजा था। ठीक है। उसने अपने बेटे को 100 भेड़ें दी थी। उन्हें दे करके उसने कहा था कि इन 100 भेड़ों को मारना नहीं है, बेचना नहीं है, इन्हें वापस लाना है, और साथ ही में 100 बोरों के साथ ही वापस लौटना है। मंत्री जानता था कि यदि उसका बेटा यह कार्य करने में सफल हो गया, तो उसके बेटे को शहर और दुनियादारी की समझ आ गई है। ठीक है। विकसित हो गई है अगर वो ऐसा कर देता है तो। अब ख देखते हैं, ख उत्तर क्या है कि मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा ताकि वहाँ की समझदारी, चालाकी, काम करने का तरीका उसके बेटे को समझ में आ जाए, ताकि शहर के अंदर की जो समझदारी होती है, चालाकी होती है और काम करने का तरीका होता है, उस बेटे को समझ में आ गया, इसलिए भेजा था मंत्री ने। अब ग है भाई, इसमें तो आपको बताना था, लेकिन चलो ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं एक बारी। आप भी अपने शब्दों में जो है कि इसे करने की कोशिश करना।
पहले मेरे दादाजी उत्तर प्रदेश के एक ज़िले में रहते थे। जैसे मैंने लिखा है कि पहले मेरे दादाजी उत्तर प्रदेश के एक ज़िले में रहते थे, गांव में, ज़िले के गांव में रहते हैं। वह भी वहाँ के निवासी थे, ठीक है। काम की तलाश में उन्होंने गांव से शहर आना पड़ा था। मेरे पिताजी का जन्म भी गांव में हुआ था, परंतु पिताजी की अच्छी पढ़ाई के लिए दादाजी उन्हें भी अपने साथ शहर ले गए। तब से लेकर अब तक वह सब दिल्ली में ही रहते हैं। हमारे पड़ोस में एक पंजाबी भारतीय परिवार रहता है। उनका घर पंजाब में एक गांव में है। उनका परिवार छोटा है, उन्हें भी नौकरी की तलाश में दिल्ली आना पड़ा। मैंने उनके परिवार के सारे सदस्य से बात की है। उनका उत्तर यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। पहले मतलब कि मैंने उनसे बात की है पंजाबी परिवार से, तो कि भाई ठीक है, तो उसका उत्तर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि पहले वह यहाँ आकर मतलब कि पहले जब वो पंजाबी परिवार यहाँ पे आया ना, तो उन्हें बड़ी ही मुसीबतें हुई, ठीक है। वह दिल्ली जैसे शहर में अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे। शुरू में उन्हें यह बहुत परेशानी हुई क्योंकि उन्होंने हिंदी नहीं आती थी, ठीक है। अब पंजाबी व्यक्ति और दिल्ली में तो हिंदी चलती है, ठीक है। और भी भाषाएं चलती हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से हिंदी बोलते हैं, ठीक है। तो उसे बड़ी दिक्कत होती थी, परंतु धीरे धीरे उन्होंने यह सब भी सीख लिया। अब वह सब खुश है। यहाँ आकर उन्हें भी सब सुख सुविधाएं प्राप्त हुई है जो उनके गांव में उन्हें नहीं होती थी। मतलब दिल्ली में आकर के उन्हें वो सुविधाएं प्राप्त हुई है जो उन्हें अपने गांव में प्राप्त नहीं हो पाती थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नोट मैंने यहाँ पे आपके लिखा है कि जो एक प्रश्न का मैंने उत्तर अपने वर्ड में बताया ना, तो आपको भी ये जो कि अपनी समझदारी से बताना होगा, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जौ एक तरह का अनाज है जिसमें कई तरह के तो कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इनकी रोटी बनाई जाती है, सूत बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल से बातचीत करके कुछ और अनाज के नाम पता करो। जैसे कि भाई अनाज गेहूं है, जौ है, चना है, बाजरा है, ज्वार है, मक्का है। तो ये कुछ अनाज है, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं कि भाई क्या है। गेहूं और अनाज गेहूँ जौ गेहूँ और जौ अनाज होते हैं और ये गेहूँ और जौ अनाज होते हैं और ये शब्द संज्ञा है, ठीक है। गेहूँ और जौ अलग अलग किस्मों के अनाज के नाम हैं, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्यपुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे आपको ये प्रश्न इसलिए दिया गया बच्चों, ताकि आप थोड़ी सी हिंदी की व्याकरण ग्रामर भी सीख लो, ठीक है। तो आइए इसके आधार पे क्वेश्चन ये ऑप्शन भी दिए हैं कि नीचे दी गई संज्ञाओं को वर्गीकरण इन दो प्रकार की संज्ञाओं में करो। जैसे कि जातिवाचक और जो है कि व्यक्तिवाचक में आपको करना है, ठीक है। इन संज्ञाओं को वर्गीकरण जैसे कि जैसे कि लेह, धातु, शेरवानी, भोजन, तांबा, खिचड़ी, शहर, वेशभूषा। अब ख में क्या करना है कि ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए तीन तीन व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोच कर लिखना है। तो पहले क का उत्तर देख लेते हैं भाई। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन सी है। ले है व्यक्तिवाचक संज्ञा, खिचड़ी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, शेरवानी है, तांबा है। और जातिवाचक संज्ञा कौन कौन सी है भाई। शहर है जातिवाचक संज्ञा, वेशभूषा है जातिवाचक संज्ञा, और लोहा है और धातु है, ठीक है। ये चीज़ होती है। अब जैसे कि आप सोच रहे हो कि भाई ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो यानी कि देखो भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा ये होती है जैसे कि ले है। तो मैंने कहा कि मैं ले में रहता हूँ, वो लड़की ले में रहती है, मैं ले में मैं काम करता हूँ। तो ये एक उस व्यक्ति की जो है कि संज्ञा बता रहा है, ठीक है, कि वो व्यक्ति लेह में काम करता है। अब मैं खिचड़ी खा रहा हूँ, ठीक है, और वो खिचड़ी खा रही है, वह सभी खिचड़ी खा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि खिचड़ी एक जो है कि यहाँ पे एक व्यक्ति का काम कर रही है, एक स्पेसिफिक थिंग का काम कर रही है। उसी तरह शेरवानी है, तो शेरवानी भी जो है ना एक अलग ही तरीके से मतलब एक ही प्रांत में पहनी जाएगी, ठीक है। तो ये शेरवानी हो गया। और तांबा है, तो तांबा होता है, इसलिए व्यक्तिवाचक है। और जातिवाचक होता है जैसे कि शहर है, ठीक है। अब शहर तो है, अब मैं कहूँ शहर है, तो शहर खाली दिल्ली थोड़ी है। शहर तो भाई अपना क्या कहते हैं, ये कोलकाता भी है, मुंबई भी है, ठीक है, तमिलनाडु भी है, ठीक है। शहर तो ये भी है, इसलिए शहर की अलग अलग जातियाँ हैं, ठीक है। अब वेशभूषा की बात करें तो वेशभूषा जातिवाचक क्यों कि भाई क्योंकि वेशभूषा अलग अलग होती है। अब दिल्ली में किसी तरह की वेशभूषा चलती है, भारत में अलग वेशभूषा है, अमेरिका में अलग वेशभूषा है, चाइना में अलग वेशभूषा है।
अब लोहा है तो लोहा जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो वो क्या यहाँ पे बता रहा है कि भाई उनकी जाति बता रहा है एक तरीके से। अब ख उत्तर देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा के लिए तीन तीन व्यक्तिवाचक संज्ञाएं इस प्रकार है, हमने लिखी है, जैसे कि धातु। अब धातु में क्या क्या आता है भाई, देखो जातिवाचक है। अब यहाँ पे देखो जातिवाचक में धातु आ गया, तो धातु देखो कितने प्रकार की होती है भाई, धातु भी तो कई प्रकार की हो जाती है, सोना होता है, चांदी होता है, तांबा होता है, ठीक है। उसी तरह शहर है, तो शहर भी दिल्ली है, जयपुर है, गाजियाबाद है, जैसे मैंने आपको बताया। अब उसी तरह भाई भोजन है, तो भोजन में भोजन खाली यही थोड़ी है, रोटी है, दाल है, चावल भी आता है, ठीक है। और वेशभूषा है, तो वेशभूषा खाली यही थोड़ी है, वेशभूषा में कुर्ता पजामा साड़ी भी आती है, अलग अलग जगह अलग अलग वेशभूषा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उस लड़की का तो सभी लोहा मान गए, ठीक है। ना था सचमुच नहले पर दहला, ठीक है। तुमने भी यही करना होगा, मतलब कि जो लोनपोगार के बेटे ने जो है कि उस वक्त कहा था जब उसने उसकी मदद की थी, और उसके पिता जो है लोनपोगार चकित रह गए थे। तो लोनपोगार के बेटे ने जो है कि इस लड़की का लोहा माना था। तो आगे पढ़ते हैं कि तुम ऐसा कोई काम ढूंढोगी जिससे करने के लिए सूझबूझ की जरूरत हो, उसे एक कागज़ में लिखो और तुम सभी अपनी अपनी चिट चिट को एक डब्बे में डाल दो, डब्बे के बीच में रखकर उसे चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ, ठीक है। ऐसा आप करते होगे कि एक चिट बना ली, उसको एक डब्बे में डाल के चौड़ा एक चौकोर में बैठ गए। अब एक एक करके उस डब्बे में एक एक चिट निकालो, ठीक है, और पढ़ो और उस पर कोई उपाय सुझाओ, ठीक है। जिस बच्चे ने सबसे ज़्यादा उपाय सूझा है वह तुम्हारी कक्षा का बीरबल होगा, ठीक है। तो उत्तर में देखते हैं भाई, बच्चे इस प्रश्न का उत्तर स्वयं करें। पहली बात तो ये है कि आपको ना ये उत्तर स्वयं करना है, ठीक है। ये चिट डाल के देखना है इस तरह के डिब्बे से, एक बार ये एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, ठीक है। अब आगे फिर भी देख लेते हैं कि क्या है, कि वह इस प्रकार कर सकते हैं जैसे मैंने किया कि एक बार एक मित्र ने कहा कि तुम पानी का पत्थर लाओ, अपने हाथ पर थोड़ी देर रखो, पानी का पत्थर लाओ और अपने हाथ पर थोड़ी देर रखो, ठीक है। मैंने बर्फ़ का टुकड़ा अपने हाथ पर रख लिया। इसी तरह अपनी सूझबूझ से कोई खेल बना लो आप लोग भी, ठीक है। मतलब मैंने आपको तरीका सुझा दिया है क्या करना है, अब बाकी अब आपके ऊपर है, एक्सपेरिमेंट करके ज़रूर देखना। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ, ठीक है। क्या सच्ची मुझ में आपको लगता है कि मंत्री को बात पसंद नहीं आया? तो इसका उत्तर अपने शब्दों में बताना है अपने, ठीक है, उसका कारण भी बताना है। तो उत्तर ये है कि मंत्री को यह तो बात बहुत पसंद आई थी कि बेटा उसका दिया हुआ काम कराए, लेकिन जब उसे पता चला होगा कि यह काम उसके बेटे के स्थान पर एक लड़के ने किया है तो उसे बहुत दुख हुआ होगा। वह अपने बेटे को समझदार और चालाक बनाना चाहता है, लेकिन लड़की के कारण ऐसा नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये कारण है उसका। अब जाइए 7वां क्वेश्चन देखते हैं कि पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए, पहली बार भेड़ों के बाल ही बेच दिए, दूसरी बार में भी है उसके सींग बेच डाले, ठीक है। जिन लोगों ने भी ये चीज़ खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों का क्या किया होगा, ठीक है। अपनी कल्पना में बताओ भाई, किया होगा कि यही किया होगा कि उससे स्वेटर बना लिए होंगे बालों से, और सींगों से उन्होंने जो है कि अपना जो है कि धारदार हथियार बना लिए होंगे, या जो है कि लॉकेट बना लिया होगा, पेंडेंट बना लिया होगा, काफ़ी चीज़ें बनती है सींगों से। तो उत्तर देखते हैं कि भेड़ों के बालों से, ऊन और सींगों से सजावटी सामान बनाया, ठीक है। जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी होंगी उन्हें भी इसका इसका यही इस्तेमाल किया होगा। अब इसका उत्तर भी आपको जो है ना अपनी कल्पना से देना है, ठीक है। तो करके ज़रूर देखना, ये नहीं कि मैं जो करा रहा हूँ बस वही रट दिए, करना है। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन 8 के नीचे कहानी में कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन बातों को तुम और किस तरह कह सकते हो आपको ये बताना है। तो वाक्य देख लेते हैं कि पहला है चैन से ज़िंदगी चल रही थी। दूसरा वाक्य है होशियारी छू कर भी नहीं गई थी। तीसरा वाक्य है मैं इसका हल निकाल देती हूँ। चौथा वाक्य है अपनी अपनी चालाकी धरी रहेगी, उनकी अपनी चालाकी धरी रहेगी। तो इसका उत्तर जो है ना जो है कि हमें बताना है, तो है क्या कि ज़िंदगी आराम से कट रही थी।
मतलब इस वाक्य की चैन से ज़िंदगी चल रही थी, इसका मतलब है कि ज़िंदगी आराम से कट रही थी। होशियारी छू कर भी नहीं गई थी, इसका मतलब कि वह बिल्कुल भी होशियार नहीं था। मैं इसका हल निकाल देती हूँ, यानी कि मैं इसका उपाय बता देती हूँ। चौथा, उनकी अपनी चालाकी धरी रहेगी, यानी कि उनकी चालाकी किसी काम ना आई। अब लोनपोगार का बेटा होशियार नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि लोनपोगार का बेटा होशियार नहीं था। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या कह रहा है और भी पढ़ लेते कि होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है, आपको ये बताना है। किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकते हो, इस प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करनी है आपको, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन भी देखते हैं कि लड़की को तुम समझदार कहोगे या बुद्धिमान, और ये भी बताना है कि क्यों अगर कहोगे तो उत्तर देख लेते हैं। वैसे आपको करना है अपने आप से, ठीक है, पूरी वो चैप्टर पढ़ के। तो उत्तर देख लेते हैं कि क्या कहता है कि होशियारी या चालाक। होशियार का अर्थ है समझदार। होशियार तथा चालाक। होशियार का अर्थ है समझदार होना, ठीक है। होशियार व्यक्ति हर काम होश में करता है, यानी कि अपने जो है ना कॉन्शियस माइंड में करता है, अलर्ट होकर, फोकस होकर के। वह काम को जल्दी से नहीं करता, वह कार्य के हर अच्छे बुरे परिणाम को सोचकर निर्णय लेता है, ठीक है। चालाक का अर्थ होता है चतुर। चालाक व्यक्ति चालाकी से अपना काम निकलवाता है, इसके लिए वह हर व्यक्ति अपना सकता है, फिर वह अच्छी हो या बुरी। वैसे प्राय आम बोलचाल में लोग समझदार और चालाक को एक ही रूप में लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। भोला और बुद्धू जो सीधा साधा होता है उसे भोला कहते हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी चालाकी छू भी नहीं गई होती। बुद्धू का अर्थ मतलब बेवकूफ़ होता है, ठीक है। उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। और होशियारी और चालाकी शब्दों की तरह ही भोले और बुद्धू शब्द के लोग एक ही रूप के होते हैं। तो ऊपर हमने जो है ना ऑप्शन में जो पढ़ा था, तो उसके हिसाब से हमने भोला और बुद्धू एक वर्ड बनाया, ठीक है। बुद्धू का मतलब बेवकूफ़ होता है, और भोला का मतलब होता है जिसके अंदर चालाकी नहीं होती, ठीक है, और ज्ञान भी नहीं होती है। होशियार और चालाक शब्दों की तरह ही होते हैं भोला और बुद्धू, ठीक है। तो आइए खा का अब उत्तर देख लेते हैं कि लड़की अगर समझदार और बुद्धिमान थी तो क्यों थी, ठीक है। लड़की को हम समझदार या बुद्धिमान दोनों कहेंगे। लड़की ने लड़के की सहायता करने से पहले उसकी हर बात समझदारी से सुनी, क्योंकि समझदार इंसान कोई भी चीज़ करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लेता है। उसके बाद बड़ी बुद्धिमानी से उस समस्या का बिल्कुल उचित हल निकाला है लड़की ने, ठीक है। लड़की ने अपनी समझदारी और बुद्धि से हर समस्या पर विजय पाई, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारी ये जो है कि राग की रस्सी चैप्टर ख़त्म होता है। हमने समरी कर ली और इसका वो भी कर लिया हमने प्रश्न उत्तर। अब थोड़े वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। कुछ कुछ वर्ड मीनिंग में आपको समझ में नहीं आए होंगे, जैसे कि अपना ये देखते हैं भाई। मशहूर का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध, जाना पहचाना, ठीक है। हाजिर जवाबी का मतलब होता है तत्काल जवाब या उत्तर देने वाला व्यक्ति, मतलब तुरंत जवाब देना होता है। और रवाना का मतलब क्या होता है, चले जाना या प्रस्थान कर जाना। आप बीती क्या होता है, अपना या खुद का अनुभव बताना, एक्सपीरियंस बताना। यकीन का मतलब क्या होता है, विश्वास, यानी विश्वास करना। मुश्किल तो आपको पता ही है, कठिन, ठीक है। और मंजूर का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, यानी कि हामी भरना। और सील का मतलब क्या होता है, चट्टान होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने इस तरीके से जो है कि राग की रस्सी के चैप्टर के उद्देश्य पढ़ा भाई। इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है, इसके प्रश्न उत्तर क्या है, वर्ड मीनिंग क्या है। तो दोस्तों अब हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा।